प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट 24 सितंबर 20 शिफ्ट 1 से लिया गया है, जो यूजीसी नेट 2024 दिसंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे एक दूसरे का मोटिवेशन प्राप्त हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न 1 हमारा है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? ए. परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। बी. शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। सी. परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। डी. परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। इंग्लिश इसकी है, ये रहा आपका हिंदी। चलिए, इंग्लिश इसकी नहीं है। चल, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी। शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं कि शोध को किन किन स्टेपों से गुजरना होता है। यह पहले हम सब समझ लें कि शोध का स्टेप कौन कौन सा है। शोध का स्टेप्स, जब भी हम रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुख्यतः ध्यान रखा जाए कि इसे इंग्लिश मीडियम में ही किया जाए, कारण कि हिंदी के कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग एनटीए द्वारा किया जाता है जो कठिनाई महसूस होती है, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ एक ही होता है और उससे दिक्कत नहीं हो पाती है। तो समझा जाए कि रिसर्च के स्टेप्स कौन हैं। एक छोटा सा टेक्निक के द्वारा हम लोग समझेंगे कि शोध का रिसर्च को पढ़ाया हम सब शॉर्टकट में PhD CAG, PhD CAG इस नाम से याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। अब समझें कि P हमारा क्या है। P हमारा क्या है, तो P 1 नंबर पर है। इसके लिए 6 चरण है। P का मतलब है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। वही आपका दूसरा आता है H। दूसरा हमारा क्या है? H जो है यही हमारा हाइपोथेसिस है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। 2 हो गए, अब बच गए 4। तीसरा में है हमारा D। ये D जो है डिजाइन ऑफ रिसर्च। तीसरा हमारा D है, डिजाइन ऑफ रिसर्च। और चौथा, अब 4 पर हम सब चले। 4 हमारा है C का मतलब है कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। 5वां पर है A। 5वां हमारा क्या है? A का मतलब है एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। और अब आपका 6ठे स्थान पर है छठा में है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन,
एंड कंक्लूजन। यह है आपका जी फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ये 6 आपको याद रखना ही रखना है। इससे एक प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इस छोटी सी ट्रिक को याद रखा जाए कि PhD CAG, P है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, H है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और D है डिजाइन ऑफ रिसर्च, C है कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो ये थे आपके PhD CAG यानी रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। रिसर्च के स्टेप में मुख्यतः है शोध समस्या निर्धारित करना, यही आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है। परिकल्पना निर्माण, ये आपका हाइपोथेसिस है। उसके बाद क्रम से परिकल्पना परीक्षण, तो जब तक हम रिसर्च में डिजाइन नहीं करेंगे तब तक हम परिकल्पना को परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और अंत में हमारा है यही सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो हमारा सही विकल्प बी। सही विकल्प हमारा क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? ए मानकीय सर्वेक्षण, बी प्रयोगमूलक अध्ययन, सी निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, डी कार्योत्तर अध्ययन। इंग्लिश इसकी है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स will be figured under post positivistic approach? A normative survey, B experimental survey study, C ethnographic study और D है आपका ex post facto study। ex post facto, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा हमारा ABCD में? शोध प्रक्रिया पराविधेयात्मक, मानकीय सर्वेक्षण, प्रयोगमूलक अध्ययन, निर्जातीय वर्णन संबंधी और कार्योत्तर अध्ययन। इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा? पराविधेयात्मक उपागम। यानी पराविधेयात्मक का यह है जो हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं किसी जगह पर अध्ययन करने से संबंधित है। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफिक स्टडी यानी नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। इसमें यह मान्यता है कि इस शोध पद्धति में शोध के जो प्रश्न होते हैं वह शोध पर ही आधारित होनी चाहिए। वास्तविकता की सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित होती है और इसमें प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन जो होता है, प्रत्यक्षवादियों द्वारा वस्तुनिष्ठता से दूर, उससे डिस्टेंस बनाए रहता है। तो निर्जातीय वर्णन में जो रिसर्चर होते हैं वह उस जगह पर पहुंचकर और 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीना, साल भर, चाहे जो जब तक उसकी अध्ययन समाप्ति न हो जाए वहाँ देखकर, समझकर, रहकर, खान पान, भाषा, बोलचाल समझकर तब उसका अध्ययन किया जाता है। यह हमारा पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत में है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी, एथनोग्राफिक स्टडी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, एथनोग्राफिक स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए
प्रयोग मूलक विधि, बी वर्णनात्मक विधि, सी ऐतिहासिक विधि, डी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इंग्लिश इसकी है, ए कॉलेज टीचर प्लान्स ए रिसर्च प्रोग्राम इन व्हिच ही सी इंटेंड्स to improve the socio-emotional aspect of his her classroom climate during teaching. Which one of the following research method will be considered appropriate in this context? A. Experimental method, B. Descriptive method, C. Historical method, D. Action research method. ABCD में सही ऑप्शन से चयन करना है। क्या होगा? पूछा जा रहा है आपको कि शोध कार्यक्रम तैयार करता है। शोध कार्यक्रम जहाँ भी देखे कि आपका महाविद्यालय अध्यापक हो या कोई टीचर हो, किसी विद्यालय में या किसी महाविद्यालय में जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उससे का मतलब होता है इमीडिएट, तत्काल। तत्काल इसमें होता है सुधार करना, इसमें होता है आपका वृद्धि करना। इस प्रकार की कोई बातें हो तो सीधे हम सब कहाँ चलेंगे? एक्शन रिसर्च की ओर। कहाँ चलेंगे? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान, ये हमारा है एक्शन रिसर्च। इसमें शिक्षक या प्राध्यापक ही शोध कार्यक्रम को तैयार करते हैं और उसमें सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधार करना, वृद्धि करना या तत्काल प्रयोग करना, यह हमारा एक्शन रिसर्च के अंतर्गत में आते हैं। सबसे पहले यहाँ आपका एक नियोजन किया जाता है, नियोजन यानी प्लान। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा क्रियान्वयन यानी उसकी एक्टिविटी को करना। पुनः इसमें आपका आ जाएगा पर्यवेक्षण यानी उसका ऑब्जर्वेशन करना। पुनः यहाँ आपका आ जाएगा एंजाइटी यानी चिंतन करना। तो यह क्रिया आपका चलते रहता है, यह चक्रीय प्रक्रिया है, इसे चक्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही आंसर, एक्शन रिसर्च मेथड। एक्शन रिसर्च मेथड ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? ए चरों को पहचान करना, बी अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, सी आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, डी आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया, ई अनुसंधान निष्कर्ष की रिपोर्टिंग। ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च आर लिस्ट vulnerable variable to research ethics? A. Identifying the research variables. B. Define the research variables. C. Data collection procedure. D. Data analysis procedure. E. Reporting research conclusions. इसमें ABCD में आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सबसे कम एथिक्स यानी नैतिकता इसमें सबसे कम किस में पड़ता है? सबसे कम किस में पड़ता है? तो यह है आपका ए है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल्स, चरों की पहचान करना। यह है हमारा चरों की पहचान करना। तो चरों की पहचान करना तो यह सिर्फ आपको आइडेंटिफाइंग करना है। तो इसमें एथिक्स की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं पड़ती है, सबसे कम। तो ये हमारा नहीं होगा। कह रहा है डिफाइन द रिसर्च वेरिएबल्स, सबसे कम। तो यहाँ ये हो गया डिफाइन द रिसर्च वेरिएबल्स यानी चरों को परिभाषित करना। यहाँ चरों को हम परिभाषित कर रहे हैं। तो एथिक्स यहाँ हमें कम होती है। सी कह रहा है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग रिसर्च कंक्लूजन, ये 3 जो है इसमें आपके एथिक्स की आवश्यकता होती है। यहाँ नीड है,
यहाँ एथिक्स चाहिए, लेकिन पूछा जा रहा है वनरेबल वेरिएबल सबसे कम, तो सबसे कम आपका कहाँ हो जाएगा, ए में और बी में, ए और बी में। सी डी ई में एथिक्स चाहिए ही चाहिए, तो ए और बी हमारा ऑप्शन ए की ओर है, हमारा ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, केवल 1 और 2 यानी ए और बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन के आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की अनुमति है। 1 सिद्धांत मूलक शोध, 2 परीक्षण मूलक शोध, 3 सहभागी परीक्षण आधारित शोध, 4 ऐतिहासिक शोध, 5 व्यष्टि अध्ययन शोध। इंग्लिश इसकी है, द पर्सनलिस्टिक स्टाइल्स ऑफ राइटिंग आ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। 1 ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, 3 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, 4 हिस्टोरिकल रिसर्च, 5 केस स्टडी रिसर्च। ABCD के ऑप्शन में कोई 3 स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न है कि आत्मविष्ट शैली के लिए शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मविष्ट शैली, तो यहाँ आपका कोई 3 को चयन करना है। सिद्धांत मूलक शोध, सिद्धांत मूलक शोध यह आपकी आवश्यकता यहाँ है, यह अनुमति देता है, यानी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। स्टेटमेंट 1 हमारा सही की ओर है। अब चले हम सब 2 पर, परीक्षण मूलक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल करने की जो यहाँ प्रतिवेदन लेखन, यहाँ राइटिंग से मतलब है, तो हमारा 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 3 सहभागी परीक्षण आधारित शोध पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जब भी हम उसको देखते हैं समझते हैं अपने आप से ऑब्जर्व करते हैं, इसमें भी पार्टिसिपेंट भी आधारित बेस्ट है, तो ये हमारा 3 होगा। सहभागी परीक्षण आधारित शोध यानी 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 आपका ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। चलिए 4 देख लिया जाए, ऐतिहासिक शोध, तो शोध प्रतिवेदन जो अपनी की होती है, जो सेल्फ बनाया जाता है, उसमें प्लेगियरिज्म नहीं होनी चाहिए, तो हिस्टोरिकल के यहाँ गुंजाइश नहीं है। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी यह आपका चलेगा, यह ऐतिहासिक नहीं, और व्यष्टि केस स्टडी आपका 1, 3, 5 संकेत देता है, जो ऑप्शन डी की ओर है। अर्थात शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति के अंतर्गत सिद्धांत मूलक शोध, सहभागी परीक्षण आधारित शोध एवं व्यष्टि अध्ययन शोध 1, 3, 5 की आवश्यकता होती है। बहरहाल परीक्षण मूलक शोध ऐतिहासिक शोध की जरूरत नहीं है, तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन डी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए, यह रहा हमारा सही आंसर डी, सही आंसर 1, 3, 5 ऑप्शन डी। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन जो आपको 24 सितंबर को पेपर 1 में शिफ्ट 1 में NTA UGC द्वारा NTA नेट में पूछा गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 24 सितंबर पेपर 1 शिफ्ट 1, यह है आपका जून 2020 के अंतर्गत। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सपोर्ट करें, जिससे एक दूसरे से इंटरेक्शन बना रहे और सेशन हम सब साझा करते रहें। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे, सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।